नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पंच परमेश्वर कहानी का चौथा भाग के बारे में देखा था, तो इस वीडियो में हम उसके पांचवें भाग के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। यह पंक्ति भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप अपनी पुस्तक में भी रेखांकित कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अच्छे कामों की सिद्धि यानी कि हमारे आसपास हमें यह देखने को मिलता है। सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और नकारात्मक भाव वाले लोग होते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके कामों की सिद्धि में बहुत दिन लग जाते हैं। यानी अगर कोई अच्छे राह पर चल रहा है तो उसे उस राह पर चलते हुए अब कामयाबी हासिल करने में हो सकता है कि बहुत दिन लग जाएं। लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि बुरे राह पर जो चल रहे हैं, बुरे काम जो कर रहे हैं, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है और वो नकारात्मक सोच वाले हैं, ऐसे लोगों को बहुत कम ही समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अच्छे कामों की सिद्धि में तो बहुत देर लग जाती है। यानी कि कोई भी अच्छा काम करने में, अच्छे राह पर चलते हुए कोई अच्छा पद पाने में, अच्छी प्रसिद्धि पाने में बहुत देर लग जाते हैं, बहुत दिन लग जाते हैं, कई साल भी गुजर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बुरे काम कर रहे हैं, बुरे काम से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसमें तनिक भी देर नहीं लगता और बहुत जल्दी ही हमें वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। जुम्मन, जो कि अपने मन में यह ठाने हुए था कि अलगू चौधरी से बदला कैसे लिया जाए, कब उसके इस बात का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और कैसे उसका भी सिर नीचे झुकाया जाए, और जिस प्रकार उसने मेरी दोस्ती पर दाग लगाया है उसे भी उसका उल्टा जवाब वैसे ही दिया जाए। और देखते ही देखते उसे ही बहुत जल्द उसे भी अवसर मिल गया जुम्मन शेख को अलगू चौधरी से बदला लेने का। देखिए कैसे। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। पिछले साल की बात थी। अलगू चौधरी बैलों की एक जोड़ी, यानी कि एक जोड़ा का अर्थ होता है दो बैल खरीद कर लाए थे अच्छे भाव में। बैल पछाही जाति के सुंदर, यानी कि बैल बहुत ही सुंदर थे और बड़े बड़े सींग वाले थे, उनके बड़े बड़े सींग थे। महीनों तक आस पास के लोग दर्शन करते रहे। बैल इतने मनमोहक और आकर्षक थे कि कई महीनों तक आस पास के लोग दर्शन के लिए आते रहे और बैलों का दर्शन करते रहे। दर्शन करने का अर्थ यह है कि बैल की इस जोड़ी जो इतनी सुंदर और मनमोहक थी, उसे देखने के लिए आते थे। आसपास के कई लोग बैलों को देखने आते थे और उसकी सुंदरता की सराहना किया करते थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। दैव योग यानी कि एक ऐसा योग जो देवता द्वारा दिया गया हो। देवता ने एक ऐसा योग लिखा जिनमें जुम्मन की पंचायत में जो फैसला किया गया था, उसके 1 महीने बाद ही बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। जुम्मन अपने दोस्तों से कहने लगा, दगाबाजी यानी कि किसी से धोखेबाजी करना, उसी की यह सज़ा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। यहाँ यह कहा गया है कि इंसान भले ही सब्र करे, इंसान भले ही अपने अंदर सब्र का बांध ले या इंसान भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन जो खुदा है, ईश्वर है, वह नेकी बदी सब देखता है और किसे क्या सज़ा देनी है वह सब तय करके रखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दे दिया है
अलगू को यह संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दे दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन की इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। चौधराइन यानी कि अलगू चौधरी की पत्नी ने भी जुम्मन पर इस बात का दोषारोपण किया। उन्हें भी यह शक हुआ कि हो न हो जुम्मन ही वह शख्स है जिसने अलगू चौधरी के बैलों में से एक बैल को विष देकर शायद मार दिया है। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। यानी कि वाद विवाद का अर्थ होता है बात विचार हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य यानी कि वैसे शब्द जो एक दूसरे को तीर की तरह चुभे, जो कि झगड़ा गाली गलौज के रूप में होते हैं, ऐसे शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी यानी कि वर्षा कर दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई, यानी एक दूसरे पर व्यंग कसे गए, वक्रोक्ति की गई। वक्र जोर उक्ति, घुमा फिरा कर उक्ति करना। वक्र का अर्थ होता है गोल गोल और उक्ति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर टिप्पणी कसना। तो वक्र जोड़ उक्ति। अगर हम वक्रोक्ति का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? वक्र प्लस उक्ति यानी वक्र जोड़ उक्ति। उक्ति होता है किसी पर कोई बात कहना और वक्र यानी गोल गोल घुमा फिरा कर। तो वक्रोक्ति, अन्योक्ति यानी अन्य उक्ति यानी कि और भी दूसरे प्रकार की उक्ति, अन्य जोड़ उक्ति, ये इसका संधि विच्छेद हुआ अन्योक्ति। और उपमा यानी कि किसी से कोई बात कहते हैं, उसमें उपमा आदि अलंकार लगाए जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी से यह कहते हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल चंद्रमा के समान चमकता है, तो यहाँ हम चंद्रमा उपमा के रूप में मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर अलंकार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ चंद्रमा क्या है? एक उपमा है जो क्या बताता है कि आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान चमकता है। यानी चारों तरफ जब रात में अंधकार होती है तो आकाश में एक अकेला चंद्रमा ही होता है जो सभी को रोशनी और शीतलता दोनों प्रदान करता है, जिसके शीतलता से सभी लोग चैन की नींद सोते हैं। उसी प्रकार यहाँ उपमा, व्यंग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति आदि की वर्षा की गई और दोनों महिलाएं एक दूसरे पर ताना कसी। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। जुम्मन ने किसी भी तरह इधर उधर की बातें करके कैसे भी शांति स्थापित की, यानी दोनों तरफ के मामलों को शांत किया। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझाया। जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन, और करीमन और चौधराइन यही दोनों के बीच में वाद विवाद चल रहा था और यही दोनों को डांट डपट कर जुम्मन ने समझाया और दोनों को शांत किया। वह उसे उस रणभूमि से हटा ले गया। रणभूमि यानी कि वह भूमि जहाँ रण हो, रण यानी कि युद्ध हो, तो युद्ध की भूमि। अगर हम कहीं किसी से विवाद करने लगते हैं, कभी भी किसी से अगर झगड़ा करने लगते हैं, तो हमारे लिए वह स्थल, वह भूमि रणभूमि कहलाती है। तो वह रणभूमि से जुम्मन ने अपनी पत्नी को वहाँ से हटाया। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। यानी अलगू चौधरी ने भी अपनी पत्नी को तर्कपूर्ण यानी एक दो तर्क देकर उसे समझाया और उसे अपनी तरफ से भी हटाया। यानी दोनों पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों का मामला शांत किया और जुम्मन शेख अपनी पत्नी करीमन को लेके गए और एक तरफ अलगू चौधरी जिनकी पत्नी चौधराइन थी वो अपनी पत्नी को समझा कर ले गए ताकि दोनों स्त्रियों का मामला शांत हो सके। कभी भी हम यही देखते हैं, पुरुषों में अगर कोई वाद विवाद हो तो लाठी डंडा इत्यादि उठ जाता है, गाली गलौज से बात ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर कोई दो स्त्री के मध्य वाद विवाद आरंभ होता है तो वो तब तक नहीं ठंडा होता जब तक उनमें से एक स्त्री हार ना जाए।
और दोनों एक दूसरे पर इतना वाद विवाद करती हैं, इतना वाद विवाद कि जब तक एक या तो एक दूसरे के शरीर को हानि पहुंचाएंगी या फिर कुछ भी जो मिले वो शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी जब दो स्त्रियों के बीच वाद विवाद हो, या तो लोगों द्वारा उसे शांत किया जा सकता, या तो तभी शांत हो सकता है जब वो दोनों स्त्रियां स्वयं उसे शांत करना चाहे। इसमें दो ही विकल्प है, या तो लोग उसे शांत करें या कोई एक हार मान ले, तभी वो शांत हो सकती हैं, वरना स्त्रियों का वाद विवाद जल्दी शांत होने वाला नहीं होता है। अब अकेला बैल किस काम का? यहाँ कोई भी खेत जोतने के लिए बैल के जोड़े को उपयोग में लाया जाता है। अकेले बैल से खेत नहीं जोता जा सकता। उसका जड़ोरा बहुत ढूंढा गया, जड़ोरा यानी जोड़ा, दूसरा जोड़ा बहुत ढूंढा गया पर नहीं मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए, और बाद में यह हुआ कि इसे हमें बेच देना चाहिए। इस समस्या का यही निदान निकला कि अगर हमारे पास एक जोड़ा बैल हो और एक बैल मर जाए तो हम क्या करेंगे? एक बैल से खेत तो जुता नहीं सकते हैं, और एक बैल को घर बैठ के खिलाने से क्या फ़ायदा अगर उससे काम ना निकाला जा सके। तो फिर अंत में यही हुआ कि निदान निकला कि अलगू चौधरी ने सोचा कि मुझे इस बैल को बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, एक समझू साहू, यानी उनका नाम था समझू साहू। ये थे जो इक्का गाड़ी हाँकते थे, यानी कि गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। गांव में जितने भी गुड़ और घी होते थे उसे मंडी तक पहुंचाने का काम समझू साहू का था। यानी कि गांव से जितना भी गुड़ और घी इकट्ठा होता था उसे अपनी गाड़ी पर लाते थे और बाजार तक लाके पहुंचाते थे। यही काम समझू साहू करते थे। मंडी से तेल नमक भर के लाते और गांव में बेचते, और फिर उसके बाद जब मंडी से जो पैसा मिलता था उसका वो नमक खरीदते थे और तेल खरीदते थे, और उसके पश्चात उसे फिर गांव में लाकर बेचते थे ताकि गांव का गुड़ और घी मंडी तक पहुंच जाए और मंडी से नमक तेल इत्यादि आके गांव में लोगों की पूर्ति हो सके। क्योंकि नमक और तेल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी रोज़मर्रा के खाने में उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है। तो समझू साहू जो रोज़मर्रा की चीज़ थी उसे गांव तक पहुंचाते थे, और बाज़ार में जिसका सही दाम लगता था उस चीज़ को गांव से बाज़ार तक पहुंचाते थे। इस बैल पर उनका मन लहराया, यानी कि बैल इतने ही आकर्षक थे और इतने मनमोहक थे कि उस बैल को देखते ही उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो। उन्होंने यह सोचा कि यह बैल अगर उनके हाथ लग जाता है तो बिना कुछ सोचे समझे दिन भर में 3 खेप यानी 3 बार वह मंडी जा सकते हैं और 3 बार मंडी से आ सकते हैं, जिससे उनका मुनाफा अधिक होगा। बैल अगर हृष्ट पुष्ट हो और बैल अगर ज़्यादा काम देने वाली हो तो फिर मनुष्य का फ़ायदा ही फ़ायदा है। वह यही सोचे कि बैल इतनी अच्छी है, गांव का सामान हम मंडी तक पहुंचा सकते हैं, मंडी का सामान गांव में ला सकते हैं, और ऐसा हम 3 खेप यानी कि 3 बार ऐसा कर सकते हैं, जाना फिर आना, फिर जाना आना और फिर जाना आना, 3 खेप हुआ। ऐसा हम 3 खेप कर सकते हैं जिससे हमें मुनाफा होगा। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़ जाते हैं। अगर बैल अच्छी ना हो तो एक ही खेप में लाले यानी कि मुसीबत पड़ जाती है और बैल हार जाते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बैल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। यानी कि समझू साहू ने पहले बैल का अच्छी तरह से निरीक्षण किया, उसे देखा, उसके बारे में समझा और फिर उसे अपनी गाड़ी में लादकर उसे दौड़ाया। यानी कि उसका निरीक्षण किया गया कि बैल आखिर में उस लायक है या नहीं कि उसे 3 खेप ढोया जा सके सामान। जब उसने निरीक्षण किया तो उसे वह बैल पसंद आ गई, और जब उसे बैल पसंद आ गई तो फिर उसे वह लेकर अपने द्वार पर आकर बांध दिया। और अपने द्वार पर बांधने के बाद देखिए क्या होता है, 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। यानी कि जैसे कि हम भी अगर किसी से कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम एक दूरदर्शन खरीदते हैं दुकान से,
दूरदर्शन खरीद उसका मूल्य है, अगर देखा जाए साधारण भाव से, तो 10,000 रुपया। अगर हमारे पास अभी 10,000 रुपया नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, किस्त पर ले सकते हैं। यानी कि 2,000 रुपया खरीदते समय, 2,000 रुपया एक सप्ताह में, फिर 2,000 रुपया फिर अगले सप्ताह, ऐसे करके एक महीना में हम वो सारा पैसा दुकानदार को दे देंगे। उसी प्रकार यहाँ जो समझू साहू है, उसने बैल तो खरीद लिया, लेकिन उसने यह कहा कि एक महीना में उस बैल का पूरा पैसा हम आपके पास जमा करा देंगे। अभी उसके पास उतना पर्याप्त धन नहीं था कि वह बैल को हाथों हाथ खरीद सके, और उसने एक महीने में दाम चुकाने का वादा किया, बैल को लिया और अपने घर चला गया। चौधरी को भी गरज थी, घाटी की परवाह न की। अलगू चौधरी को भी रुपये की गरज का अर्थ होता है ज़रूरत। अलगू चौधरी को भी रुपए की ज़रूरत थी और उन्हें भी रुपए चाहिए थी ताकि वो अपना काम भी निकाल सके। इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर ज़्यादा खटपट न की और घाटे की परवाह भी न की कि मुझे इस बैल को बेचने के बाद घाटा होगा या नहीं। और उसके बाद उन्होंने आराम से उस बैल को बेचा, और जब समझू साहू वो बैल लेके चला गया तो वो पर्याप्त धन जो उसे अलगू चौधरी को मिला, उसने वो अपना काम करने लगा, और फिर उसे लगा एक महीने में तो जो पैसा मिलेगा वो मुझे मिल ही जाएगा। इस प्रकार हमारा ये 5वां भाग का कुछ अंश यहीं पे समाप्त होता है। आगे का अंश हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।